Hi friends, welcome back to Noble Academy. In last video we discussed about the demand. What is the meaning of demand and factors affecting of demand. So you know very well what is the meaning of demand and which factors are affecting on demand. Today we discuss one other important question, that name is law of demand. You know very well law of demand, but today we discuss it briefly, and that in exam your question is in asking in 5 marks. So what is the meaning of law of demand? Law means एक तरह का कानून. तो लॉ ऑफ डिमांड कौन सी चीज पे चलता है तो वो हमें जानना बहुत ज़रूरी है. तो लॉ ऑफ डिमांड का मतलब हम देखेंगे, उसका मीनिंग देखेंगे, उसकी एजम्पशन देखेंगे, उसका ग्राफ देखेंगे, उसको ग्राफ ढूंढने के बाद उसको किस तरह फिगर आउट किया जाता है वो हम समझेंगे आज. तो आपको क्या करना है, वीडियो को अच्छी तरह से देखना और समझना है कि लॉ ऑफ डिमांड जो आपके लिए 5 मार्क्स के अंदर क्वेश्चंस पूछाने के चांसेस ज़्यादा है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है लॉ ऑफ डिमांड. तो लॉ ऑफ डिमांड के अंदर प्रोफेसर आल्फ्रेड मार्शल ने ऐसा बोला, प्रोफेसर यहां पर हमारा लॉ ऑफ डिमांड है, जिस तरह मैं आपको लर्न कराता जाऊं उसी तरह आपको लर्न करते जाना है, ठीक है. लॉ ऑफ डिमांड अकॉर्डिंग टू आल्फ्रेड मार्शल. ओके, according to Alfred Marshall, if other factors are remaining constant का मतलब हम बोल सकते हैं अनचेंज. तो सर फैक्टर्स तो हमने कल पढ़े थे शायद. इफ अदर फैक्टर्स आर रिमेनिंग कांस्टेंट यानी अनचेंज, जिसे मैं बात करूं आपको कि हमने जो फैक्टर्स कल पढ़े हमने थे जिसके अंदर आपने प्राइस और अदर देन प्राइस वाले, ठीक है, जिसके अंदर आपने देखा था कि सबसे पहले हम बात करें तो फ्यूचर एक्सेप्टेशन, ये हमारे फैक्टर्स थे. पॉपुलेशन, सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ओके. फिर हम बात करें टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर, इनकम ऑफ कंज्यूमर, ठीक है. तो ये हमारे फैक्टर्स है. तो इसको हमें कुछ बदलना नहीं है, इसको हमें अनचेंज करना है. इफ अदर फैक्टर्स आर रिमेनिंग कांस्टेंट अनचेंज, ठीक है. इफ, अब हमें क्या करना है, इफ अदर फैक्टर्स आर रिमेनिंग कांस्टेंट, जिसको हम बोल सकते हैं अनचेंज, इफ प्राइस इंक्रीज, ओके, इफ प्राइस इंक्रीज, जिसको हम बोल सकते हैं एक्सपांड, ठीक है. इफ प्राइस इंक्रीज यानी एक्सपांड बोल सकते हैं. इफ प्राइस इंक्रीज, अब बताओ आप क्या होगा जब प्राइस बढ़ती है, तो सिंपल सी बात है डिमांड डिक्रीज, जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रास्ट, ठीक है. इफ प्राइस इंक्रीज डिमांड डिक्रीज. अब इसका इनवर्स रिलेशनशिप, इफ प्राइस डिक्रीज, ओके, देन व्हाट हैपन, डिमांड increase. So there is a inverse relationship between price and demand. So there is a inverse relationship between price and demand. So there is inverse relation between
प्राइस एंड डिमांड इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमांड। तो देखो यहाँ से यह चालू हो रहा है, इफ अदर फैक्टर्स आर रिमेनिंग कांस्टेंट, तो हमें इसको क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया है, एंड अनचेंज, इफ प्राइस इंक्रीज डिमांड डिक्रीज, इफ प्राइस डिक्रीज डिमांड इंक्रीज, सो देयर इज अ इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। तो सर ये हमें नहीं पता कि फैक्टर्स को क्यों अनचेंज कर दिया। तो अभी हम जिस तरह आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कोई भी चीज को लॉ ऑफ डिमांड को जानने, कोई भी अगर कोई भी लॉ होगा तो उसको चेक करने के लिए हमें जो चीज इसको बढ़ा रही है कम कर रही है उसको हमें कांस्टेंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जिसे आपको मैं एक एग्जांपल दूं, आपके घर के अंदर अगर कोई नीचे का आपके घर के अंदर वॉश बेसिन का या कोई आपके बाथरूम का अगर कोई नल खराब हो जाता है तो आप क्या करते होगे कि आपकी जो ऊपर वाली टांकी है उसका जो मेन कोक है उसको बंद करना पड़ता है, क्योंकि हमें नीचे वाली जो टांकी है, नीचे वाला जो हमें नल सुधारना है उसको सही करना है। वरना क्या होगा कि जो ऊपर की टांकी का वो पानी नल के अंदर आता जाएगा और हम नल को अच्छी तरह से ठीक नहीं कर पाएंगे। तो उसको हमें पहले रोकना है, उसको यानी रोकना है यानी क्या, हमें ये सारी चीज़ों को पहले कांस्टेंट करना है, यानी अनचेंज, इसके अंदर चेंज नहीं करना, यानी फ्यूचर की एक्सेप्टेशन नहीं हो रही, पॉपुलेशन भी बढ़ नहीं रही, कम भी नहीं हो रही, सब्सिडी गुड्स भी नहीं आ रहा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी नहीं आ रहा, बराबर टेस्ट भी लोगों का सेम ही रहेगा, इंक्रीज कंज्यूमर की सेम रहेगी। ऐसा होता नहीं है, पर इसकी हम क्या बना देते, एजम्पशन। क्या बना देते? एजम्पशन। ऐसा होता नहीं है पर इसको हम बना देते एजम्पशन। तो लॉ ऑफ डिमांड के अंदर सबसे पहले आपको लॉ ऑफ डिमांड रखना है, फिर इसको बनानी है इसकी एजम्पशन। क्या बनाना है? सेकंड पॉइंट आपका, फर्स्ट आपको लॉ ऑफ डिमांड लिखना है, ओके। सेकंड आपको बताना है एजम्पशन। क्या? एजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, ओके। तो कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर, आपको इसके अंदर कुछ नहीं करना है। जितने भी आपके फैक्टर्स थे उसको आपको अनचेंज कर देना है, रिमेनिंग कांस्टेंट। तो देखो किससे लिखते, कल के फैक्टर्स कल की लास्ट की वीडियो के अंदर याद करो। चलो, तो फर्स्ट आपका प्राइस इज कांस्टेंट, जैसी है इसी लिख दो। टेस्ट ऑफ कंज्यूमर अनचेंज, ठीक है, बदला नहीं है। पॉपुलेशन अनचेंज, ओके। नो फ्यूचर एक्सेप्टेशन, नो सब्सिडी गुड्स, ठीक है। तो जो हमने हमारे फैक्टर्स है उसको हमने क्या कर दिया, अनचेंज और कांस्टेंट कर दिया। तो वही क्या हो गई हमारी एजम्पशन, ओके। तो ये थी हमारा लॉ ऑफ डिमांड। तो ये फर्स्ट पॉइंट था आपका, ये था आपका एजम्पशन। अब हम ड्रॉ करेंगे इसकी फिगर को। फिगर को होने के लिए सबसे पहले हमारे पास उसके लिए न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन होनी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो हमें इस तरह याद रखना है, लॉ ऑफ डिमांड हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट हो गया हमारा एजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। थर्ड पॉइंट हमें बनाना है टेबल। टेबल आप बनाओगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, एकदम आसान भी है। खाली अपने साथ वीडियो को देखते जाओ और समझते जाओ कि हमने 2 चीज़ कंप्लीट कर ली। थर्ड पॉइंट हमारा इसका टेबल बनाना है, ठीक है। तो टेबल जिस तरह मैं आपको ड्रॉ करूंगा कुछ उसी तरह आपको बनाना है। तो ये पहले आप इसको लिख लो, इसको लिख लो, और मेरे साथ अगर टेबल ड्रॉ करना है तो वो भी आप लिख सकते हो। तो एक बार मैं आपको बता दूं, अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल, इफ अदर फैक्टर्स आर रिमेनिंग कांस्टेंट यानी अनचेंज, इफ प्राइस इन इंक्रीज यानी एक्सपांड, डिमांड डिक्रीज यानी कॉन्ट्रास्ट यानी इनवर्स रिलेशनशिप है, इफ प्राइस डिक्रीज डिमांड इंक्रीज, सो देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन, व्हाट इज द इनवर्स रिलेशनशिप यानी उल्टा रिलेशनशिप बीच में है किसके, प्राइस और डिमांड के बीच में, ओके। ये हो गई हमारी एजम्पशन। जो हमने, ऐसा होता नहीं है
कि प्राइस नहीं बढ़ेगी, बढ़ सकती है, कंज्यूमर का टेस्ट बदलाएगा नहीं, पर हमने क्या करा, इसको चेंज किया है, जिससे मैंने आपको वो टांकी का एग्जाम्पल दिया और जो नल का एग्जाम दिया उसके मुताबिक कि कोई भी तरह के लॉ को हमें चेंज करने के लिए हर एक चीज़ को हमें रोकना बहुत ज़रूरी है, तो ही हम लॉ जान पाएंगे। ओके, तो दो चीज़ आपकी क्लियर हो गई, लॉ ऑफ डिमांड हो गया, एजम्पशन हो गया। अभी हम ड्रॉ करेंगे इसके टेबल को, क्योंकि ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो सकता है। ठीक है, एकदम आसान है, कुछ भी नहीं है। एक जगह आपको प्राइस रखनी है, एक जगह आपको डिमांड रखनी है, बस कुछ नहीं करना है, प्राइस और डिमांड के साथ हमें इसको ड्रॉ फिगर को करते जाना है। ओके, देखो तुम्हारी टेक्स्ट बुक के अंदर भी एक टेबल दिया होगा लॉ ऑफ डिमांड का, जिसके अंदर दिया हुआ है कि टेबल के अंदर कि सबसे पहले यहां पर आपको अच्छी तरह से एक बॉक्स बनाना है। चलो, यहां पर ऐसा लिखा हुआ है प्राइस ऑफ मिल्क, प्राइस ऑफ मिल्क इन रुपीस। ओके, चलो यहां पर डिमांड ऑफ मिल्क इन लीटर। ठीक है, अब समझना है आपको, इंक्रीज और डिक्रीज का रूल्स आपको पता चलेगा। सिंपल सी बात है कि जब प्राइस 50 रुपीज थी तो मैं 1 लीटर दूध लेकर आता था, जब प्राइस 40 हो गई तो मैं 2 लीटर्स दूध को, मिल्क को खरीदने लगा, जब प्राइस 30 हो गई तो मैं 3 लीटर खरीदने लगा। ठीक है, जब प्राइस 20 हो गई तो मैंने 4 लीटर खरीदा, क्योंकि सस्ता पड़ रहा है मुझे। क्या हो रहा है, सस्ता। देखो डे बाय देखो कि जब जब मेरी प्राइस डिक्रीज हो रही तो मेरी डिमांड, देखो यहाँ पर डिमांड है, ये देखो ये डिमांड है और ये प्राइस है, कि जब जब मेरी प्राइस कम हो रही तो डिमांड बढ़ी, 1 से बाद 2, 2 से बाद 3, 3 के बाद 4, यहाँ पर 50 के बाद 40, 30 के बाद 20 एंड लास्ट जब मेरी कोई प्राइस मुझे 10 रुपीज़ होने लगी तो मैंने कितना खरीदना लग गया, 5 लीटर। ओके, तो जब प्राइस 50 थी तो 1 लीटर खरीदा, मैंने बोला 40 हो गई। ठीक है, 50 थी तो 1 लीटर खरीदा, 40 पे 2 खरीदा, 30 पे 3 करा, क्योंकि देखो प्राइस, क्योंकि हमारा खुद का बिहेवियर था कंज्यूमर का कि हम लोग क्या करते, जब कोई चीज़ की प्राइस कम होती तो उसकी डिमांड बढ़ा देते। अब इसका आपको उल्टा बताता हूँ मैं, देखो अब हमें नीचे से स्टार्ट करना है। जब प्राइस मेरी 10 थी तो मैं कितने लीटर मिल्क खरीदता था, 5। अब प्राइस 20 हो गई तो मैंने 4 कर दिया। ठीक है, प्राइस 30 हो गई 3 कर दिया, प्राइस 40 हो गई 2 कर दिया, प्राइस 50 हो गया तो क्या कर दिया मैंने, 1। तो यहाँ पर क्या, प्राइस और डिमांड के बीच में एक इनवर्स रिलेशनशिप है। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं डिमांड का शेड्यूल। ठीक है, हमने क्या बनाया, ये शेड्यूल। अब हम करेंगे इसके ग्राफ को, यही ग्राफ पे सी हमें, यही इंफॉर्मेशन थी, हमें ग्राफ बनाना है किसका, लॉ ऑफ डिमांड का। ठीक है, तो देखो मेरे साथ, ओके चलो। ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। हमेशा याद रखना, प्राइस हमेशा वाई एक्सिस पे आएगी। ठीक है, चलो, और डिमांड हमेशा एक्सिस, यहाँ पर लीटर पर है तो हम लीटर पर ड्रॉ करेंगे, प्राइस रुपीस पे है। आपको पेंसिल से अच्छी तरह से, स्केल से इसका इस्तेमाल करना है। ठीक है, पेंसिल से इसका अच्छी तरह से ड्रॉ करना है। अब हम क्या करेंगे, प्राइस कितनी मैक्सिमम 50 तक है तो हम इसको 10, 20, 30, 40 और 50। ठीक है, चलो उसके बाद डिमांड की हम बात करें तो डिमांड देखो यहाँ पर कितनी है, 1, 2, 3, 4, मैक्सिमम कितनी है 5। ओके, अब कुछ भी नहीं करना है, हमें इसको ज्वाइंट करते जाना है, ज्वाइंट। चलो 50 पे कितनी थी 1, तो ये रहा 50,
आपको स्केल से अच्छी तरह आपकी नोटबुक में ड्रॉ करना है, ग्राफ पेपर पे जरूरत नहीं है आपको, आपकी नोटबुक में भी आप ड्रॉ कर सकते हो। चलो 50 पे 1, तो देखो मैंने क्या करा 50 पे 1 को ज्वाइन कर दिया। चलो 40 पे कितना 2, 2 ज्वाइन कर दिया। चलो 30 पे 3, तो यहां पर 30 पे 3 हो गया। 20 पे 4 हो गया। चलो 10 पर 5, तो ये इंफॉर्मेशन से मैंने क्या बना लिया ग्राफ। चलो अब मैं इसको पॉइंट क्या देता हूं, A B C D, A B C D और E, और ये जो लाइन दिख रही है इसको मैं क्या कर दूंगा, ज्वाइंट कर दूंगा। तो ज्वाइंट कर दी मैंने, ठीक है। तो ये जो मेरी लाइन बनी, कौन सी लाइन है, डिमांड लाइन, जिसको हम बोल सकते हैं डिमांड कर्व। क्या बोल सकते हैं, डिमांड कर्व। जो नेगेटिव है, क्या है, नेगेटिव। सर आप बोले कि नेगेटिव का मतलब क्या, कि होता क्या असल में कि जब भी हम कब ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हमारा ग्राफ हमेशा यूं होता है, नीचे से ऊपर तरफ जाता है, पर यहाँ पर उल्टा हुआ है, देखो रिवर्स हुआ है, ऊपर से नीचे जा रहा है। तो हमेशा याद रखना लॉ ऑफ डिमांड किसे फॉर्स में होगा, नेगेटिव स्लोप में होगा। कौन से स्लोप में होगा, कौन से स्लोप में होगा, नेगेटिव स्लोप में। ये क्या इसकी डिमांड लाइन है। अब हमें क्या करना है, इसको एक्सप्लेनेशन करना है। क्या करना है, अब एक्सप्लेनेशन तो आप अपनी ऑन लैंग्वेज में लिख सकते हो। व्हेन द, देखो मैं लिखता हूं इस एक पॉइंट आपको लिखते सिखाता हूं। व्हेन प्राइस ऑफ मिल्क is ₹50, then demand is 1 liter. Okay, we get point A. Then what happen, price decrease of ₹40. Okay, demand increase of 2 liter, we get point B. So इस तरह आपको लिखना है, and we joining the point A B C D E, we get the demand curve in negative slope. ओके, तो आप एक्सप्लेनेशन आपकी ऑन लैंग्वेज में लिख सकते हो, इससे जरूरी नहीं कि मैंने आपको थोड़ा ज़्यादा बताना है। तो इसी तरह आपको पूरा ये लॉ ऑफ डिमांड कंप्लीट करना है। ये आपको लर्न हो गया तो इससे आप ये बना सकते हो, ये आ गया तो आपसे इससे एक्सप्लेनेशन आप आसानी से कर सकते हो। तो ये था आपका लॉ ऑफ डिमांड। देखो किस तरह लर्न करना है, हमें 5 पॉइंट्स इतने हमें लर्न करने। फर्स्ट है आपका लॉ ऑफ डिमांड की डेफिनेशन लिखने की, लॉ ऑफ डिमांड किससे कहा जाता है, ठीक है। चलो सेकंड था आपका एजम्पशन, जो फैक्टर्स को हमने क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, ठीक है। थर्ड हम करेंगे शेड्यूल ड्रॉ करेंगे, ओके। फोर्थ हम करेंगे ग्राफ, एंड फिफ्थ हम करेंगे एक्सप्लेनेशंस, ठीक है। तो ये 1 पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट और ये फिफ्थ पॉइंट आप लिख दोगे तो आप 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स इजीली अचीव कर सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका लॉ ऑफ डिमांड, जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कल हम मिलेंगे कुछ नए वीडियो के साथ, तो वीडियो को अच्छी तरह से देखना है और समझना है, और लॉ ऑफ डिमांड मुझे 2 टाइम्स लिखकर एज अ होमवर्क सेंड करना है, ठीक है।